चलिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, पूर्ति और पूर्ति की लोच अब पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्ति वक्र वगैरह अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक पूर्ति की लोच को ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सेम टू सेम कैसी मांग की लोच। ठीक है, जैसा ही है उसका रिवर्स है एक तरह से। ठीक है, किसी वस्तु की पूर्ति सप्लाई उसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन के प्रति कितनी संवेदनशील होती है। सरल शब्दों में यह मापता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बदलता है, क्या वस्तु का मूल्य बदलता है, तो उत्पादक उसकी आपूर्ति में भी कितना बदलाव करता है, तो उसकी आपूर्ति या पूर्ति में कितना बदलाव करते हैं, यही कौन मापता है, पूर्ति की लोच। और पूर्ति की लोच कैसा है, मात्रात्मक। ये ध्यान रखना, कैसा है, मात्रात्मक। और पूर्ति का नियम क्या होगा, गुणात्मक। पता है ना, जैसे मांग के नियम और मांग की लोच है ना, मांग का नियम गुणात्मक और मांग की लोच मात्रात्मक। इसी प्रकार पूर्ति की नियम तो कैसा हो गया, नियम हो गया गुणात्मक, और पूर्ति की लोच कैसी होगी, मात्रात्मक। क्यों होगी, क्योंकि पूर्ति के लोच में अपन मापेंगे कि कितना परसेंट प्राइस में डिफरेंस आने पे उसकी मात्रा में कितना फर्क पड़ता है, वो मात्रा बताता है ना, इसलिए लोच कैसे होगी, मात्रात्मक। उदाहरण के लिए, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है और उत्पादन तेजी से उसकी आपूर्ति बढ़ा देता है, तो उसे उच्च आपूर्ति की लोच वाला माना जाएगा, कि कीमत बढ़ने के साथ ही बहुत फास्ट उसकी पूर्ति भी बढ़ा देता है। इसके विपरीत, अगर कीमत में बदलाव के बावजूद पूर्ति में बहुत कम या कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसे कम पूर्ति की लोच या आपूर्ति की लोच माना जाता है। मतलब फटाफट अगर कीमत में जैसे ही चेंज आता है उसी के अनुसार ज्यादा चेंज हो जाता है, तो उच्च पूर्ति की लोच होगी, और नहीं तो कम पूर्ति की लोच होगी। ठीक है, पूर्ति की लोच को मापने के लिए एक सामान्य सूत्र का उपयोग किया जाता है। पूर्ति की लोच का सूत्र नियम है कि पूर्ति की लोच में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। नीचे कीमत रहेगा, ऊपर पूर्ति की मात्रा। ठीक है, यदि लोच एक से अधिक है तो पूर्ति को लचीला, ठीक है, या लोचदार माना जाएगा। यदि लोच एक से कम है तो पूर्ति को अलचीला या बेलोचदार माना जाएगा। आया समझ। चलिए, अब पूर्ति की लोच को मापने की श्रेणियां, कितनी श्रेणियां होगी, 5। जैसे मांग की लोच को मापने की 5 श्रेणी, तो वैसे की वैसे ही पूर्ति की भी 5 श्रेणियां। पूर्ण लोचदार पूर्ति, इसमें पूर्ति असीमित रूप से लोचदार होती है। ठीक है, पूर्ति वक्र क्षैतिज रेखा के रूप में होता है, जैसे मांग में था ना एकदम सीधा, वक्र के कैसा होगा, क्षैतिज होगा। इस प्रकार ये क्षैतिज होगा पूरा, मतलब ये एक्स अक्ष के समांतर होगा। इसका मतलब है कि थोड़े से भी मूल्य में परिवर्तन पूर्ति अनंत बढ़ सकती है। देखो, मूल्य में अगर थोड़ा सा भी या कुछ भी नहीं चेंजेज हो रही है, प्राइस है ना, लेकिन क्वांटिटी क्या हो रही है, अनंत चेंज हो रही है, ये देखो। ठीक है, इसलिए पूर्ति की लोच कैसी होती है, अनंत। ठीक है, पूर्ण लोचदार में कैसा होगा, इसमें पूर्ति की लोच अनंत होगी। ठीक है, सेम टू सेम सारे मांग वाले ही रहेंगे, बस वहां पे मांग शब्द यूज कर रहे थे या पूर्ति शब्द यूज करे। ठीक है, रिजल्ट भी वैसे ही रहेंगे सारे। ठीक है, पूर्ण बेलोचदार पूर्ति, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें पूर्ति में कोई लोच नहीं होती है, चाहे मूल्य कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, पूर्ति में कोई बदलाव नहीं होना है। आपूर्ति का वक्र या पूर्ति वक्र ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में होता है। ठीक है, कैसे होगा इसमें, ये देखो ऐसे, वाई अक्ष के समांतर, उसमें तो एक्स अक्ष के समांतर था, इसमें वाई अक्ष के समांतर। ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष। ठीक है, ये देखो क्वांटिटी, प्राइस में कितना चेंजेज हो रहा है, कुछ भी चेंजेज कर दो तो भी पूर्ति में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार। ठीक है, तो पूर्ण लोचदार और पूर्ण बेलोचदार दो पढ़ लिए। 5 श्रेणियां, तीसरी श्रेणी सापेक्षिक लोचदार पूर्ति। ठीक है, इसको इकाई से अधिक भी कह सकते हैं, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, सापेक्षिक लोचदार पूर्ति या लोचदार पूर्ति, तीनों नाम से भी क्या है। ठीक है? इसमें मूल्य में थोड़े से बदलाव से पूर्ति में बड़ा बदलाव आता है। इस स्थिति में पूर्ति की लोच एक से अधिक होती है, मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर पूर्ति में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है, अगर प्राइस 10% बढ़ती है तो पूर्ति 20% बढ़ गई। ठीक है, 30% बढ़ गई या 15% बढ़, 10 से ज्यादा, जितना वो बढ़े उससे ज्यादा पूर्ति में आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, लोचदार, सापेक्षिक लोचदार, इकाई से अधिक। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका मान क्या होगा, पूर्ति का लोच का मान क्या होगा, एक से अधिक होगा। ठीक है, इसी प्रकार सापेक्षिक बेलोचदार पूर्ति या
इकाई से कम पूर्ति बेलोजदार मतलब लोचदार, ठीक है, इकाई से कम बेलोजदार पूर्ति होगी या बेलोजदार पूर्ति, जैसे जैसे इसमें भी दो नाम है। इसमें मूल्य में बड़े बदलाव के बावजूद पूर्ति में थोड़ा ही बदलाव होता है, ठीक है, कि मूल्य तो जब 10% बढ़ गया लेकिन पूर्ति 5%, 2%, 3% या 8%, मतलब उससे कम बढ़ रही है, ठीक है, इस स्थिति में पूर्ति की लोच एक से कम होती है, ठीक है, तो इसलिए इकाई से कम बेलोजदार भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इनके देखो डायग्राम में बता देता हूँ। लोचदार होगा, इसका तो कैसे होगा, एकदम थोड़ा सा ऐसे होगा, ऐसे मतलब ऊपर ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये बेलोजदार वाला होगा ना, सापेक्षिक बेलोजदार या बेलोजदार, इसका कैसे होगा, थोड़ा सा ज्यादा गिरा हुआ रहेगा, खड़ा तो नहीं रहेगा और ज्यादा गिरा हुआ ऐसे रहेगा, ठीक है। और अब आ रहा है इकाई लोचदार। इसमें मूल्य और आपूर्ति दोनों में समान प्रतिशत परिवर्तन होता है। इस स्थिति में पूर्ति के लोच का मान क्या होता है, एक होता है। मतलब जितना मूल्य बढ़ रहा है, जैसे 10% मूल्य बढ़ा तो पूर्ति भी 10% बढ़े, उसके बराबर ही बढ़े, ठीक है। तो इसके लिए कैसा ग्राफ आएगा, एकदम ऐसा 45 डिग्री में एकदम ऐसे देखिए, ठीक है। इक्कीस से अधिक वाला इधर थोड़ा झुकेगा, जो 4 नंबर वाला है, ठीक है, ये 4 नंबर वाला है ना, ये देखो ये इसके थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, और जो ये सापेक्षिक लोचदार है ये थोड़ा सा इसके ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। मतलब ज्यो ज्यो लोचदार होता जाएगा तो ये वक्र किधर ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे ऐसे, और एकदम पूर्ण रूप से हो जाएगा तो एकदम ये सीधा होकर एकदम खड़ा हो जाएगा। और वैसे बेलोचदार होता जाएगा तो नीचे खिसके और पूर्ण बेलोचदार होते ही एकदम खड़ा हो जाएगा। ये पूरा वक्र है, पूरा का पूरा ऐसे इसकी ओर शिफ्ट आते आते पूरा खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब पढ़ते हैं, उसकी कुछ श्रेणियां भी है, यानी प्रकार भी है, ठीक है। जैसे कीमत, पूर्ति की कीमत पे है, क्रॉस वाला है, या आय पे है, ठीक है, इन सब की कुछ भी है तो वो भी श्रेणी इसमें और प्रकार इसमें के भी है, तो प्रकार को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण, पूर्ति का नियम क्यों लागू होता है, ठीक है, उससे पहले अगर आपको अगर चाहिए तो पूर्ति के नियम की कुछ मान्यताएं भी है, तो मान्यताएं जैसे अपने मांग में पड़ी थी वैसे वैसे ही पूर्ति की भी है, कि बाकी चीजें सारी है वो स्थिर रख के मानेंगे, सिर्फ क्या लिखे कीमत को या मूल्य को क्या करेंगे, सिर्फ अस्थिर करेंगे, बाकी जितने भी कारक है ना, उत्पादन की लागत है, सरकार की नीतियां, जनसंख्या वगैरह जो भी है, उनको सबको स्थिर मान के चलेंगे, तो वो क्या है, जो स्थिर मान रहे हैं उनको क्या कहेंगे, उसकी मान्यता है, ठीक है। अब है पूर्ति के नियम को लागू होने के कारण। पहला कारण क्या, लाभ प्राप्ति का उद्देश्य। उत्पादक अधिक लाभ अर्जित करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक को अधिक लाभ की संभावना लग दिखती है, जिससे वे उत्पादन या आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, पूर्ति का नियम लागू होगा, क्योंकि हमने कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ेगी, ये नियम है ना, ये लागू क्यों हो रहा है, कि लाभ कमाने के लिए। दूसरा क्या है, उत्पादन लागत। आमतौर पर जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो उत्पादक बेहतर उत्पादन तकनीकों या सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उत्पादन की औसत लागत घट सकती है। इस प्रकार अधिक उत्पादन करके उत्पादक अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, विशेष रूप से जब कीमतें बढ़ी हुई हो। कीमतें बढ़ी हुई हो तो क्या करेगा, लागत कम करेगा, ठीक है, तो लागत कम करने से भी क्या होगा, पूर्ति का नियम लग गया ना। तीसरा है आकर्षक बाजार प्रवेश। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो नए उत्पादक भी उस बाजार में प्रवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। इससे बाजार में क्या होगी, पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिक उत्पादक अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अधिक उत्पादक हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे तो उसको बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, पूर्ति बढ़ जाएगी। और वैसे अगर आकर्षक बाजार नहीं होगा, कम होगा, दोनों साइड चलेगा, रिवर्स भी चलेगा, ठीक है। मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग। कीमत बढ़ने पर उत्पादक अपनी उत्पादन क्षमता को अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे वे अन्य संसाधनों का भी उपयोग करने की कोशिश करते हैं, जो पहले आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं थे। ऐसे संसाधनों का भी उपयोग करने, मतलब बहुत अच्छे यूटिलाइज करेगा, ठीक है। मतलब अपनी मशीन अगर 100 का प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर मांग इतनी नहीं हो पा रही है या अन्य कारण कुछ नहीं हो पा रहे, तो वो क्या करेंगे, उसको 50 ही निकालेगा, लेकिन कैपेसिटी तो 100 की है ना। लेकिन जब अच्छी कीमत मिलेगी तो उसकी फुल में चलाएगा मशीन, ठीक है, कहते हैं ना 24 घंटे दोनों शिफ्ट में चलाना शुरू कर देगा, ठीक ठीक, उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है, ठीक है। लंबी अवधि में निवेश। यदि किसी वस्तु की कीमत लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होगा, ठीक है, कि लंबे समय तक चलेगा। जैसे नए उपकरण खरीदना या अधिक श्रमिकों की नियुक्ति करना, इससे भी आपूर्ति
बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो थे पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण। अब पढ़ेंगे पूर्ति के नियम के अपवाद। के पूर्ति के नियम के क्या अपवाद है, कुछ अपवाद भी है ना। जैसे प्राकृतिक संसाधनों, कहाँ कहाँ पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, मतलब अपवाद मतलब जहाँ पूर्ति का नियम फेल हो जाएगा एक तरह से। फेल तो होता नहीं है लेकिन हर जगह तो होता नहीं ना। ठीक है, कुछ तो वो कौन सी घटना है, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो पहले ये प्राकृतिक संसाधन है। कुछ प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति अपूर्ति सीमित होती है, जैसे कि दुर्लभ धातु या खनिज। तो इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनकी आपूर्ति नहीं बढ़ा सकते। जब दुर्लभ धातु है, पेंटिंग है, ऐसी चीजें तो आप कहाँ से लाओगे जब वो हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, तो इनकी कीमत कितनी बढ़ो, पूर्ति बढ़नी है नहीं, क्योंकि इनकी अन्न उपलब्धता सीमित होती है, उपलब्धता सीमित होती है। ठीक है, कृषि उत्पाद, कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्राकृतिक कारणों जैसे मौसम, सूखा, बाढ़ पर निर्भर करती है। कीमत बढ़ने पर किसान अधिक उत्पादन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह तुरंत संभव नहीं है कि अगर बाढ़ आ गई, फसलें नष्ट हो गई, तो तुरंत तो पैदा होगी नहीं, वापस उसको बोएगा, खेलेगा, उसके बाद निकलेगी तो उसके टाइम लगेगा। तो उसका वहां पे ये पूर्ति का नियम। लेकिन खाने वाले को तो डेली चाहिए खाना, गेहूं डेली खा चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि फसल उगने में समय लगता है और प्राकृतिक सीमाएं होती है। तीसरा है मूल्य निर्धारण से असंवेदनशील उत्पादन। कुछ उत्पादों की आपूर्ति में तेजी से बदलाव नहीं होता है, भले ही उनकी कीमतों में वृद्धि हो। उदाहरण के लिए दवाओं का अत्यधिक विशिष्ट मशीनों का उत्पादन समय और संसाधनों पर निर्भर करता है, इसलिए कीमत बढ़ने पर भी इनकी आपूर्ति तुरंत नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, विशिष्ट सामान होते हैं ना, जिनको टाइम लगता है ऑलरेडी, उनको नहीं बढ़ा सकते। दुर्लभ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं दुर्लभ होती है, जैसे कलाकृतियां, प्राचीन वस्तुएं, सीमित संस्करण की वस्तुएं, इनकी आपूर्ति बढ़ाना संभव नहीं होता है क्योंकि ये वस्तु सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है सरकारी नियंत्रण या प्रतिबंध। ठीक है, कुछ मामलों में सरकार आपूर्ति पर नियंत्रण लगा सकती है कि किसी का कोटा लाइसेंसिंग या आयात निर्यात पर प्रतिबंध कई बार लगाते हैं ना कि इसको इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा बेच नहीं सकते। तो ऐसे में कीमत बढ़ने पर भी विक्रेता उसको ज्यादा नहीं पूर्ति कर पाएगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी की सीमा, टेक्नोलॉजी की कुछ सीमाएं हैं। यदि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, तो कीमतें बढ़ने के बावजूद उसकी आपूर्ति नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, कीमत बढ़ गई, वो लाभ कमाना भी चाहे, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसके कारण भी उसको उत्पादन को नहीं बढ़ा सकता है। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।